नहीं नहीं, आप ये बताइए देवेंद्र जी, आप मैं इसलिए मैं उठ रहा था अभी। मैं सोच रहा हूँ कि वॉक भी कर लूं, घूम भी लूं। मैं इसलिए उठकर मैं सोच रहा था कि कहाँ वो बैठा हुआ है वो इंसान, वो कहाँ है जहां से ये फरमान चल रहा है कि ए केजरीवाल बढ़ रहा है, आप केजरीवाल को आगे लगाओ, इस पे पैसे लगा दो। राहुल ये गांधी जो अभी पीछे, डाउन है, चलो राहुल ये गांधी पे डॉक्टर पैसे अभय लगा ने दो। पीछे सुनो लगा सुनो रखे ना, ये जो इंटरनेशनल गुंडे लगा रखे हैं, जो हाँ। इस वक्त वर्ल्ड आप इकोनॉमिक ये कह रहे फोरम हैं के, कि मोदी से बार्गेन करता है, राहुल से बार्गेन करता है, चिदंबरम से बार्गेन करता है, केजरीवाल से बार्गेन करता है। ये लोग हैं किधर बैठे? ये वो तस्वीर पीछे में जो है, पीछे में जो हाँ, तस्वीर है, वो जो दिख रहे हैं पीछे, बिल्कुल बिल्कुल। मोदी अच्छा। किसिंजर से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये किसिंजर और उसके गैंग पूरी से। हाँ। अभी ये डिसाइड करते हैं, राहुल तू खड़ा हो जा, मोदी को बिठा देंगे और सब ईवीएम का कमाल से होगा। ईवीएम में अंदर से पूरा चेंज हो सकता है। इसके ये है, एक आदमी है, वो पूरा चेंज करके बता देगा आपको। ऐसे वीडियोस भी घूम रहे हैं। तो फिजिकल बैलेट पेपर पे आना बहुत जरूरी है। और ये डिजिटल, देखिए नहीं, आप ये कह रहे हैं डिजिटल बैलेट पेपर नहीं, डिजिटल बैलेट पेपर को हटा करके कह रहे हैं कि नॉर्मल बैलेट पेपर को लेकर के आने के लिए आप ये बात कह रहे हैं। बैलेट पेपर और स्टेट फंडेड इलेक्शंस, ये दो चीजें हैं जो इस देश को बचाएंगी। पैसा खर्च आदमी नहीं करेगा, स्टेट खर्च करेगा, जिसके ऊपर करना होगा, जितना करना होगा, बराबर खर्च करे सारे कैंडिडेट्स के ऊपर, चाहे बेशक, चाहे उनको स्लॉट बराबर दे मीडिया के अंदर, चाहे जैसा मर्जी करे, लेकिन वो पैसा आदमी खर्च। फिर तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जिसके पास पैसा है वो प्रचार ज्यादा कर जाएगा, लोगों को ज्यादा दिखाई देगा, तो वो बन जाएगा। फिर तो सारा ही खेल पैसे से चलेगा। यही तो ये कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं देवेंद्र जी। आप कह रहे हैं कि गुजरात तब मिलेगा जब डिजिटल करेंसी करेगा। यस, आपको किसने आप देख फोन किया लीजिएगा कि मैंने ये कहा है उनको, प्रधानमंत्री जी को? क्या किसने फोन किया? क्या सबूत है इसके कि गुजरात हम भाई तभी साहब, हम आपको जिताएंगे जब तक आप डिजिटल करेंसी नहीं लाओगे? क्या होता है भाई साहब, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब आप किसी दूसरी क्लास के बच्चे को ऑर्गेनिक हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, आप दर्शकों को कुछ डॉट्स कनेक्ट कर दीजिए। मैं दर्शकों की बात कर रहा हूँ, मैं दर्शकों की बात कर रहा हूँ। जब दूसरी क्लास के बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने लग जाओ तो उसके सिर के ऊपर से जाती है। जब अगर इसको समझना है पूरा के पूरे खेल को, तो दर्शकों को पहले अपने रिसर्च का लेवल इतना बढ़ाना होगा कि लॉबिंग कैसे होती है, इलेक्शंस कैसे मैनेज किए जाते हैं, इलेक्शंस कैसे जीते जाते हैं, कैंडिडेट्स कैसे खड़े किए जाते हैं, और ये लॉबिंग के सहारे ये जो एमएलए और एमपीज कैसे खरीदे और बेचे जा सकते हैं। अगर इस प्रक्रिया को पूरा समझ लेंगे, अगर चुनावी प्रक्रिया को समझेंगे, लॉबिंग को समझेंगे, सबसे बड़ी बात है लॉबिंग को जब समझेंगे तो समझ में आएगा कि किसी व्यक्ति की, अभी जैसे हमने एक कार्यक्रम किया रोहतक के अंदर, भाई साहब जनता से मांग मांग के थक गए, 80,000 रुपए फिर भी कम पड़ गए। हम किसी बड़े इंडस्ट्रीज के पास जाकर के भी तो मांग सकते थे, क्या 5-7-10 लाख रुपया नहीं मिलता हमारे को, लेकिन हमने नहीं मांगा क्योंकि हमको मालूम है कि फिर लॉबिंग वहीं से ऐसे ही होती है। फिर इसलिए हमने ये तय किया कि अगर लोगों के बीच रहेंगे तो लोगों से ही हम पैसा लेंगे, हम दुनिया के बड़े उद्योगों से नहीं लेंगे। इंडस्ट्रीज जब भी किसी को फंडिंग करती हैं, जहां से भी फंडिंग करती हैं, इंडस्ट्रीज का काम ही ये होता है। नरेंद्र मोदी किसी एजिटेशन को होने देगा कि नहीं होने देगा, ये भी उसके मालिक बताएंगे। ना भी राहुल की यात्रा में कोई विस्फोट करना है कि नहीं करना है, ये ऊपर वाले बताएंगे। अगर पास करना है राहुल को तो मीडिया क्या दिखाएगा और नरेंद्र मोदी की सरकार क्या करेगी, बीजेपी की सरकार ने क्या क्या एक्शन लेना है, ये तय ऊपर वाले करते हैं, ये नहीं करते हैं। कि अभी जो इमरान खान के ऊपर जो गोली चली है, तो अगर उनका जो ग्लोबलिस्ट है जिसकी बात आप कह रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करने वाले या बहाल करने वाले की जो आप बात कह रहे हैं, तो खाली भारत पर तो निशाना नहीं होगा उनका, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट पर निशाना होगा। तो अभी जो श्रीलंका की स्थिति हुई और पाकिस्तान की जो अभी हो रही है, अब पूरी दुनिया का, तो पाकिस्तान की जो हो रही है, तो आप ये कह रहे हैं कि वो सब उनके एजेंडे में है। मतलब इमरान खान के ऊपर जो फायरिंग हुई है वो उनके इशारे पर हुई है, वो गृह युद्ध करवाने के लिए हुई है, वो उस देश को अनस्टेबल करने के लिए हुई है। आप और इमरान खान तो एक ही हैं। इमरान खान भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंपोर्टेड गवर्नमेंट है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको यही तो कह रहा हूं ना कि ऑर्डर आउट ऑफ केओस इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर।
मतलब पहले देश के अंदर केओस लाया जाएगा, चाहे भूखमरी के नाम पे लाया जाए, चाहे पैसे के नाम पर लाया जाए, चाहे इंटरनेट के नाम पर लाया जाए, चाहे करेंसी के नाम पर लाया जाए, चाहे युद्ध के नाम पर लाया जाए, चाहे गृह युद्ध के नाम पर लाया जाए, चाहे जिस मर्जी नाम से लाया जाए, बीमारी के नाम पर लाया जाए, पहले देश में अशांति लाई जाएगी। उस शांति को कंट्रोल करने के लिए नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। ये इस मौजूदा व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले हैं, इसीलिए भ्रष्टाचार करवाया जा रहा है, इसीलिए मीडिया को बेचा जा रहा है, इसीलिए सब कुछ सारे तंत्र बिक रहे हैं। ये सब कुछ खराब इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इसी में से निकलेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। दुनिया के लोग, देश के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को, अपनी आजादी को अपने हाथ से थाली में रखकर परोसेंगे इन उद्योगपतियों और इन पॉलिटिशियंस के आगे। जैसे इस 2.5 साल पहले इस बीमारी के दौर में हुआ था कि पुलिस वाला आपको डंडा मार रहा है तो मारने वाले को भी ये महसूस हो रहा है कि मैं इसकी जान बचा रहा हूं, और डंडा खाने वाले को भी ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाला मेरी जान बचाने के लिए मार रहा है। यही हालत आने वाले दौर में होने वाली है जब ये केओस लेकर के आएंगे। मैंने हाँ, आपने जो कहा कि ऑर्डर आउट ऑफ केओस जो है, केओटिक सिचुएशन के बाद जो आएगा वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अच्छा मैं सोमवार को एक और इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि इसको दर्शकों को थोड़ा ये बचा के रखूं, उनकी क्यूरियोसिटी रहेगी, तो सोमवार को हम उनको बताएंगे कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, ये असल में राइट विंग का लोग कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी है, और अगर ये राइट विंग की कॉन्स्पिरेसी है तो इनको नहीं बोलना चाहिए ये बात जाकर के। और ये तो बात वही कर रहे हैं जो सोशलिस्ट का एजेंडा होता है। इस पर बात करेंगे, आपको वुड्रो विल्सन और चर्चिल और रॉथशिल्ड, रॉकफेलर, इस सब पर बात करेंगे सोमवार को। लेकिन आज हम ये बात करना चाहते हैं देवेंद्र जी कि आपको क्या लगता है, हमने अपने तरफ से ये जो शोध किया है उसमें सबसे जो ज्यादा पता चली ये बात कि मीडिया जो है सबसे बड़ा कल्प्रिट है। एजेंडा 2030 आपने इसको पढ़ी। ये जो किताब है, ये किताब एक आम किताब नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र का जो एजेंडा 2030 समीक्षा एवं समाधान, ये एक्चुअली आप नीचे देखिए, ये आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी ने लिखी है। अच्छा, ये वेद विज्ञान कहां पर ये पुस्तक अवेलेबल है? ये तो खैर मैं आपको इसका लिंक, ये वैदिक फिजिक्स करके vedicphysics.org पे जाएंगे, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं इस किताब को। ये असल में क्या है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस का, ये आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी ने उनको चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी है ये एक्चुअली, और इन्होंने यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्कुल प्योर फ्रॉड, उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान इज ए मेगा फ्रॉड ओपन करके लिखा हुआ है कि आप इसके ऊपर पूरी सीरीज चला सकते हैं। बिल्कुल। चर्चिल का जो बीभत्स, मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा, आप आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी हैं उनको आप चैनल पे लीजिए और इस पूरी किताब का व्याख्यान उन्हीं की जबान से सुनिए। आप हैरान रह जाएंगे, इतने शानदार तरीके से उन्होंने यूनाइटेड नेशन की धज्जियां उड़ाई हुई है। मुझे व्हाट्सएप पे उनका कांटेक्ट नंबर भेजिए, बिल्कुल भेजिए। मैं उनको आने वाले दिनों में जरूर बुलाऊंगा और डिटेल बात करूंगा, क्योंकि मैं चर्चिल के दलाल को एक्सपोज तो करना चाहता हूं। चर्चिल के खून के, चर्चिल के पैदा हुए जो लोग हैं पूरे दुनिया में, उनको नंगा करना चाहता हूं। मैंने भी ये प्रण लिया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो प्रधानमंत्री है, हमारा जो अपोजिशन है, सबके सब, आपकी भाषा में सबके सब उनके हाथों बिक चुके हैं। आप रियलिटी में ये कह रहे हैं। जो भेड़ की खाल में भेड़िया जिसको मैं कह रहा था, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, उसका एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था इस देश के अंदर कि सर जी सब मिले हुए हैं, ठीक है ना। वो तो खैर बहुत आप देखिए, वो हंसी का पात्र बन गया है वो इंसान। और मैं आपको एक चीज की सच्चाई बताता हूं। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में अरविंद केजरीवाल को 2011 के जो अन्ना आंदोलन था उससे पहले मालूम था।
बैठ करके 3-3 घंटे हमारे साथियों ने उसको समझाया था, क्योंकि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो पूरा का पूरा खाका है, ये उपज है बहुत उसी का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, वो तो हाँ, उपज है सर सोरोस मैं ये गैंग कह रहा हूँ का। कि उस आदमी को मालूम था, और उसके बाद फिर ये बात मुझे बाद में पता चली कि उसे मालूम था। ये हमारे साथी अब जो जुड़ रहे हैं वो बता रहे हैं कि मैं वहां जब वो उनका जो वो था एनजीओ था, वहां बैठ के घंटों बैठ के समझाया परिवर्तन में कि भाई ये ऐसे चल रहा है, और कल को तुम अगर वहां पहुंचोगे तो तुम्हारे साथ भी ये होने वाला है। और तब ये बोला करता था कि मैं धज्जियां उड़ा दूंगा इनकी, और अब ये बिल्कुल वही भाषा बोल रहा है जो वो लोग बोलते हैं। तो मैं तो ये इस चीज को क्या ही कहूं आपको। दूसरी बात ये है, ऐसा कभी नहीं होता आशुतोष जी, ये कभी नहीं होगा कि किसी मुद्दे पर या किन्हीं खास मुद्दों पर सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक ही दिशा में सोचती हों। लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है सरकार के किए हुए कामों की आलोचनात्मक विवेचना। देखो, तारीफ तो सरकार अपने पैसे से प्रचार कर ही लेती है, तारीफ के लिए तो असली चीज होती है उसके कमियां निकालना। असली बात मीडिया, जनता और विपक्ष, इन तीनों की ये ड्यूटी बनती है कि जो भी सरकार कर रही है उसकी आलोचनात्मक विश्लेषण जरूर किया जाए, उसके अंदर कमियां जरूर निकाली जाए और सरकार के ऊपर दबाव बना जाए कि ये कमियां हैं, इनको दूर किया जाए। क्योंकि कानून हमारे खुद से खुद स्वीकार किया हुआ होता है। अगर जनता ये कहेगी कि हमें तुम्हारा बनाया हुआ ये कानून मंजूर नहीं है, तो सरकार को मीडिया को नहीं, तो आप ये बताइए, इसमें तो सबसे बड़ा शागिर्द जो हमारी बिरादरी के लोग हैं, और उसमें भी जो घराने हैं जो मीडिया घराने हैं, मीडिया घरानों के खिलाफ क्यों नहीं देश में आंदोलन शुरू किया जाए और उन्हें कहा जाए कि अगर तुम व्यापार कर रहे हो, तुम व्यापार करना चाहते हो, तो सरकार को कहो कि सबको बराबर पैसा दे, सरकार की जिम्मेदारी है पैसा देना, वो तुम्हारे ऊपर उपकार नहीं कर रहा है। सरकार को पैसा देना सभी मीडिया को देना पड़ेगा। सरकार कोई उपकार नहीं कर रही है, तुम उसके अधीन नहीं हो। अगर तुमको अपनी आवाज बुलंद रखनी है, तुम्हें पैसे चाहिए, तो वही तरीके से पैसे कमाओ। बेईमानी और दलाली क्यों कर रहे हो? जो आशुतोष जी, राष्ट्रवाद की आड़ में जब भी कोई षड्यंत्र होता है, जनता उसको बेचारी नहीं समझ पाती है, क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में पागलों की तरह सुबह से लेकर शाम तक, आप किसी एक नॉर्मल व्यक्ति की, नौकरी करने वाले व्यक्ति की दिनचर्या को देखिएगा, आप बड़े हैरान होंगे। उसका बेड से उतरने का पैर कौन सा रखा, बाथरूम में कितनी देर बिताई, बाहर कितनी देर खाना खाया, और फिर बैग उठा करके कैसे चला, बिल्कुल ऐसे चलता है जैसे रोबोट चला हुआ है। उसको टीवी देखने का, मोबाइल देखने का भी एक पैटर्न है कि वो इतने बजे से इतने बजे तक ये वाला काम करता है। संडे मिलता है या छुट्टी वाला दिन मिलता है तो रिश्तेदारों में जाना है कि और काम करने हैं, एकदम पैटर्न बना हुआ है। उन आदमियों को, बेचारों को इतनी समझ नहीं है कि वो इन षड्यंत्रों के बारे में जान समझ सके। उनको तो ये भी नहीं पता है कि उनका टीवी देखना बंद करते ही मीडिया वाले सीधे हो जाएंगे बेचारे। ये बात भी उनको बतानी पड़ेगी कि आज टीवी का बहिष्कार करना पड़ेगा, आज ऐसे योग आंदोलन चलाना पड़ेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन करने पड़ेंगे। आने वाले वक्त में सरकारों को सरकार मानने से मना करना पड़ेगा। आने वाले वक्त में हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं मंजूर है तुम्हारी गुलामी। ये बात उनको समझानी, बतानी पड़ेगी और बार बार बतानी पड़ेगी। जैसे ये लोग उनके दिमाग में फिट करने के लिए बार बार रिपीटिशन करते रहते हैं। एडवर्टीजमेंट का जो रोल है, वो बार बार 10-10 सेकंड की ऑडियो को क्यों चलाते हैं, वीडियोस को? वो इसलिए चलाते हैं कि बार बार करने से उनको वो दिमाग पे अंकित हो जाती है, उसके वो प्रिंट्स बन जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों की निरंतरता बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, देश के लिए सबसे खतरनाक होता है निराशावादी हो जाना। तो देश के जो नागरिक हैं उनके अंदर एक निराशा का भाव ना बने, इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग इस पर बोलते रहें, कुछ लोग अपनी शहादत देने के लिए तैयार रहें, कुछ लोग इसके ऊपर लगातार संघर्ष करते रहें। चाहे उस संघर्ष से उनका कुछ फायदा हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, चाहे देश को उसका लाभ भी नहीं हो रहा, मुझे नहीं मालूम। जैसे अभी आप कह रहे थे कि 6 साल से आप लगे हुए हो और 19 में आपने फिर से खटारा की सरकार बना दी। अब ये जो खटारा सरकार बनी है, इसको रोकने वाले हम कौन होते हैं? अगर हम उतने लोगों को नहीं समझा पाए कि वो सरकार के अंदर इन्फ्लुएंस कर पाए, तो या तो हमारी गलती थी या रिसोर्सेज की गलती थी, या हम ठीक से नहीं समझा पाए। इस बात को तो मानना पड़ेगा। गलती आपकी नहीं है, कोई गलती नहीं है आपकी देवेंद्र जी, आपने बहुत जबरदस्त काम किया है और आप लगातार काम कर रहे हैं। हाँ, हमको पूरी उम्मीद है कि देश का बच्चा बच्चा एक दिन देवेंद्र जी की बात को मानेगा। और मैं स्वीकार करता हूं कि देवेंद्र जी जिस मर्दानगी के साथ, जिस हौसले के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं,
उनको देश का समर्थन मिलेगा, क्योंकि आप सत्य के साथ हैं। लेकिन अगर आप भी केजरीवाल की तरह धुरता करेंगे तो मेरे सवाल से आप बच नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आज असली बात मैं एक और बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अभय छेड़ा ने चार्ली चैपलिन की भूमिका में बिना कुछ बोले सिर्फ अपने बैकड्रॉप को घुमा करके ये बाइडेन, किसिंजर और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के माफिया और दलाल की तस्वीर दिखा करके आपको ये संदेश दे दिया कि वह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो दलाल हैं, जो माफिया हैं, उनकी बात को हमारे प्रधानमंत्री जी बिना सोचे समझे बोले जा रहे। ये सारे कानून उनके इशारे पर लाए जा रहे हैं और ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है। ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और इसलिए आज जो इन्होंने बहुत सारे लॉज के बारे में देवेंद्र जी ने आपको बताया कि किन किन लॉज के माध्यम से आपको घरों में कैद किया जा रहा है एक प्रकार से, और ये इस नाम पर किया जा रहा है कि हम आपकी सरकार हैं, आपके लिए काम करते हैं, आपकी भलाई के लिए काम करते हैं। बिल्कुल नहीं करते हैं ये आपकी भलाई के लिए काम। अगर ये आपकी भलाई के लिए काम कर रहे होते तो ये छुप करके ये 3 काले कानून जो लाए थे ये नहीं लाते। इनकी नीयत को समझिए आप। और इसमें यह मत समझिए कि नरेंद्र मोदी जी ला रहे थे कानून, बिल्कुल नहीं। इसके पहले तो मनमोहन सिंह जी ला रहे थे, वो तो वर्ल्ड बैंक के इशारे पर सारा काम कर रहे थे। तो केजरीवाल भी वही लाएंगे। ये सारे के सारे पॉलिटिशियन उनकी हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। यही देवेंद्र जी आपको समझा रहे हैं, अभय जी बना को समझा रहे हैं। और ये ठीक कह रहे हैं कि आपको शोध करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त ये प्लानिंग हुई थी 50 और 40 के दशक में कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यही तैयारी थी इनकी और ये कैप्टिव बनाने की योजना थी। अब वो सामने आ गई है, उसके एविडेंस हैं, इसलिए डॉट आप जोड़ सकते हैं साफ साफ। और ये जो पैंडेमिक था ये उनका बेटर रिहर्सल था। इस रिहर्सल को आप समझिए। और अब आप तो समझ रहे हैं बिल्कुल कि किस प्रकार से पूरी दुनिया में एक्सेस डेथ के डेटा आ रहे हैं। उस पर किसी और दिन कार्यक्रम करेंगे। लेकिन 2030 तक ये ग्रैंड फिनाले है। अब इनको अपनी पूरी व्यवस्था ध्वस्त करनी है और ये ध्वस्त होगी। अब देश के लोगों के ऊपर है कि वो नई व्यवस्था अपनी मर्जी की बनाना चाहते हैं या इनको अपनी मर्जी की बनाने की इजाजत दे सकते हैं। अब देश को अपने जल जंगल जमीन और जानवर बचाने की लड़ाई लड़नी होगी, अपनी अगली पीढ़ियों का असली बीज बचाने की लड़ाई लड़नी होगी और अपनी आजादी को बचाए रखना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और आजादी इतनी सस्ती चीज नहीं है, ये इतनी अनमोल चीज है कि अगली पीढ़ियों की आजादी के लिए भगत सिंह जैसे लोगों ने फांसी पर चढ़ना स्वीकार किया था खुशी खुशी। कि इसकी कीमत को वो लोग समझ सकते हैं जो गुलाम रहे हैं। हमारे बच्चों को ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये कोई छोटी चीज नहीं होती है आजाद रहना। आजाद महसूस करना अलग है, आजाद रहना अलग है। आप कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ पैदा होंगे, कितना पैसा खर्च होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ आ सकते हैं, क्या मतलब किस अपनी जिंदगी से जुड़ा एक भी डिसीजन अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो काहे की आजादी, ये बात समझनी पड़ेगी आपको। और इसी से मुक्ति के लिए हम लोग, इसी गुलामी से मुक्ति के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देश के लोगों को एकजुट होकर के इस लड़ाई के अंदर खुद शामिल होना पड़ेगा। ये कह करके काम नहीं चलेगा कि तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि जब जब जनता ने ये कहा है कि तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, तब तब वो आदमी उन भावनाओं को बेचकर कहीं ना कहीं फिर से उन्हीं की गोदी में बैठ गया है। इसलिए स्वराज का असली मतलब तभी है जब लोग अपने राज को अपने हाथ में रखें, जब लोग अपने हाथ में ले लेंगे सब कुछ, ताकत अपने हाथ में रखें, किसी के भी हाथ में ताकत दे ही नहीं। डिसीजन मेकिंग आपकी मर्जी से होना चाहिए। कौन सा कानून बनेगा, कौन सा कानून लागू होगा, किस तरह से आगे आएंगे, देश की तरक्की कहां होगी, कितना पैसा किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। 80% 70% पैसा गांव से आता है टैक्स की फॉर्म में, लेकिन वापस 20% क्यों मिलता है? जितना पैसा कलेक्ट हुआ उतना पैसा क्यों नहीं मिलता? जो जितना पैसा कलेक्ट करेगा उस पंचायत को उतना पैसा क्यों नहीं दिया जाता है? गांव के लोगों के पास गांव की ताकत होनी चाहिए, शहर के लोगों के पास शहर को डेवलप करने की ताकत होनी चाहिए। 4 चुनिंदा लोगों के हाथ में जब जब ताकत रहेगी तब तब आप लोग गुलाम ही रहेंगे। यही समझाने के लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं।